हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीचिंग लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, जो कि है टीचिंग एकेडमी बाय सोनिया। ठीक है, आज जो टॉपिक देखिए हम पढ़ने वाले हैं वो है साइको एनालिसिस थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही आपको सारी थ्योरी की क्लासेस आपको मिलती रहें। मेरे चैनल पे अभी जो है यहाँ पर थ्योरी ही मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। और आज हम उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट वन साइको एनालिसिस थ्योरी जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन किसी भी टेट एग्जाम्स में अगर हम देखें या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी सीडीपी आती है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज ये वाला चैप्टर, मतलब ये वाली थ्योरी जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको, साइको एनालिसिस थ्योरी, दैट इज मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले मैंने एक ही चीज़ आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको थ्योरी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में ये जरूर पता होना चाहिए वो किसने दी। तो सबसे पहली बात हम याद रखेंगे इसमें, गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, यानी सिगमंड फ्राइड ने जो है ये थ्योरी दी। सिगमंड फ्राइड कौन थे? जिनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद के जनक भी बोला जाता था। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा क्लियरली एक एक चीज को मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिखा है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक। सिगमंड फ्राइड कौन थे? सबसे पहले जब मैंने सिगमंड फ्राइड की बात की, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड कौन थे। तो सिगमंड फ्राइड थे साइको एनालिसिस के फादर, तो यानी मनोविश्लेषणवाद के जनक जिनको बोला जाता है। और ये कहाँ से थे? ये ऑस्ट्रिया से थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनको जो है ऑस्ट्रिया, और ये क्या थे? ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट थे ये। इस सिद्धांत में जो इनका ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, इन्होंने ना इसमें क्या किया, मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया। मतलब उन्होंने देखा कि किस टाइप की जो है हमारी पर्सनैलिटी होती है, मतलब किस टाइप का हमारे मन में और माइंड में क्या क्या चलता है। ठीक है, तो इस चीज को लेके ही इन्होंने काफी सारी रिसर्च की, जिनमें से इन्होंने फिर क्या रिसर्च करने के बाद मन के जो है टाइप बताए कि मन हमारा जो होता है 3 टाइप का, यानी 3 टाइप का हमारा मन जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है, तो कृपया ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं हम। इसकी जो वेटेज रहती है हमारी 8% रहती है। सेकंड है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी वेटेज हमारी 2% रहती है। अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, इसकी वेटेज हमारी 90% रहती है। आपको एक चीज तो यहां से देख के पता लग चुकी होगी कि जब मैंने यहाँ 8% बोला कि ये कुछ हिस्सा और ये थोड़ा सा बिल्कुल हिस्सा, तो हमारा जो ज्यादा माइंड होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी 90% की जो वेटेज रखता है ना, तो वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो हम एक एक टाइप को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेरा चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। देखो, जो भी आपके प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जो भी आपके विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे किस मन में आते हैं? वो चेतन मन में। कोई भी थॉट, कोई भी एक्शन, कोई भी फीलिंग जो हमारे अंदर प्रेजेंट में आती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड या चेतन मन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या आप उसको देख के मतलब काम कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट में जो भी कर रही हूं, तो वो हमारी कहां पे आएगी? कॉन्शियस माइंड में। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब बस यही है कि प्रेजेंट में जो भी चल रहा होगा ना, वो सब चेतन मन में आता है, कॉन्शियस माइंड में आता है, जिसकी वेटेज 8% रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? इसमें टाइम पे तो ध्यान होता नहीं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बच्चों ये पढ़ लो, अभी आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका पेपर पास आ गया, कल पेपर है, तो आपको मेरी बात वहां पे याद आएगी कि जब तो मैंने ध्यान नहीं दिया और अब मुझे क्या है, ये बात याद आ रही है कि मैम ने क्या बोला था। तो वही चीज, जैसे गजनी मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो भूल जाता है कुछ समय के लिए, उसको बाद में उसको बात याद आ जाती है आमिर खान को। तो वही चीज है
कि इसमें क्या है, टाइम पे तो ध्यान नहीं होता, लेकिन कुछ देर सोचकर कोई बात जब याद आ जाती है तो उसे बोलते हैं अवचेतन मन के अंदर जो बातें आती हैं वो होती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपने पहला पढ़ा चेतन मन कॉन्शियस माइंड, दूसरा हमने पढ़ा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी वेटेज हमारी 2% रहती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनकॉन्शियस माइंड। देखिए अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, जो मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया कि ये 90% की वेटेज रख रहा है। मतलब देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 90% की वेटेज रख रहा है, मतलब हमारे अंदर तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा अगर हमारा पूछा जाए तो अनकॉन्शियस माइंड ही हमारा सबसे ज्यादा है जो वेटेज है। ठीक है, थॉट्स, मेमोरीज, डीपली बरीड इन अस, मतलब जो चीजें हमें सोचने पे भी याद नहीं आ रही, जो काफी नीचे, मतलब समझ लीजिए हमारे अंदर कहीं गुम हो गई है एक तरह से, सोचने पे भी हमें याद नहीं आ रही, वो कौन सी यहाँ पे होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी कोई बचपन की कोई घटना है मान लीजिए, तो वो आपको ना, मतलब आपके अंदर तो होती है तो, लेकिन वो काफी टाइम बाद ऐसे उजागर होती है, जैसे आपने कभी इन फ्यूचर, मतलब आपको वो टीज सी करती रहेगी, लेकिन वो रोज रोज नहीं याद आएगी, कभी जैसे उजागर हो जाती है किसी चीज को देख के, सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और ये हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। मान लीजिए किसी के बचपन में किसी की रिलेटिव की किसी की डेथ हुई थी, तो वो बड़े होके, मतलब घर में किसी की, तो वो बड़े होके उसको मिस कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब वो उस पर कितना इफेक्ट डाल रही है। तो वही चीज है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो हमें तीनों टाइप के माइंड अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, इसके अंदर प्रेजेंट विचारों को रिलेटेड होता है, थॉट, एक्शन, फीलिंग सब इसके अंदर आती हैं, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चेतन मन में। अब चेतन मन, इसमें टाइम पे तो कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर सोचा और वो हमें याद आ गया, जैसे एग्जांपल याद रखना गजनी। अनकॉन्शियस माइंड यानी ये हमारी, हमें सोचने पे भी याद नहीं आती वैसे तो, पर लेकिन ये हमारे अंदर काफी ज्यादा अंदर इंटरनली होती हैं, तो और ये हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ी, उससे आगे हम स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको, मैंने नेक्स्ट पेपर पे लिखा है, इसमें बता देती हूँ कि सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड के 3 टाइप को आइसबर्ग की हेल्प से डिफाइन किया। आइसबर्ग इन द सेंस, जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, जो वो जैसे प्लेन ऊपर होता है, वो उसके वो नीचे काफी टाइम में वो नीचे डूब गया होता है, वो जो पानी वाला जहाज सा, शिप सा था वो। तो अभी आप देखिए इसमें क्या है, जैसे ये पानी के ऊपर ऊपर वाला है, तो वो है हमारा चेतन मन, कि जो ऊपर, जो हमारा प्रेजेंट वाला। ठीक है, थोड़ा सा नीचे देखिए, जैसे मैंने ये सिंपली लाइंस लगाई हैं, मतलब ज्यादा गैप दिया इनमें, और नीचे वाली को ध्यान से देखो, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है बिल्कुल, मतलब ये काफी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे, जैसे बिल्कुल नीचे, ये थोड़ा सा नीचे होगा तो वो हमारा होगा सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कुछ देर सोचा और याद आ जाती है, लेकिन जो सबसे नीचे, बिल्कुल आप देखो किसी समुद्र में बिल्कुल गहराई में जाना, वही चीज है। तो सबसे जहां चीजें छुपी रहती हैं, तो वहां तो कोई नहीं जाता ना, जहां पे चीजें छुपी रहती हैं समुद्र में, तो वो हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसको मैंने आइसबर्ग वाला, जो सिगमंड फ्राइड ने माइंड के 3 टाइप को आइसबर्ग की हेल्प से डिफाइन किया था, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है कि आपको ये एक्सप्लेन करके बताया कि जो सबसे नीचे, मतलब जैसे समुद्र है उसके अंदर नीचे कोई चीज पड़ी है, तो वहां तक तो हमारा भी हाथ नहीं जाता, तो वो चीज जहां पड़ी है ना, जैसे हमारी, मैंने बोला कि वो मेमोरीज काफी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, लेकिन वो मतलब मेमोरी डीपली बरीड इन अस, वो लाइन बोली डीपली बरीड इन अस, तो वो है हमारा अनकॉन्शियस। जो ऊपर दिख रहा है ये पार्ट, ये है चेतन मन, ये जो मिडल वाला है जिसमें मैंने डॉटेड लाइंस गैप में लिखी है वो है सबकॉन्शियस। कुछ देर सोचेंगे याद आ जाएगा, थोड़े से में तो जा सकते हैं ना हम, समुद्र में अगर पानी है थोड़ा सा नीचे है तो उसमें तो हम जा सकते हैं, वही चीज है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, हमने अभी क्या पढ़ा साइकोएनालिसिस की थ्योरी में, कि किसने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने। मन या मस्तिष्क का विश्लेषण करते थे, ये किया जाता है इस सिद्धांत में, और इनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी बोला जाता है। और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। 3 प्रकार के मन बताए, चेतन, अवचेतन, सब अनकॉन्शियस। चेतन में प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड, अवचेतन में कुछ देर पे सोचेंगे याद आ जाएगी, अनकॉन्शियस में सोचने पे भी याद नहीं आती, काफी डीपली हमारे अंदर गई होती हैं, कोई घटना उजागर हो जाती है लेकिन रोज रोज नहीं होती। और सिगमंड फ्राइड ने माइंड के 3 मैप को आइसबर्ग की हेल्प से डिफाइन किया। अगर आप में इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से जितनी बार मैंने रिपीट कर दिया इसमें, तो आपको लास्ट तक कोई डाउट नहीं रहेगा और आपको यहीं के यहीं सारी चीजें याद हो जाएंगी।
ठीक है। अगर मेरा पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि बच्चे क्या है ना, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो टीचर को कुछ नहीं पता चलता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और ताकि आपकी वीडियो ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, व्यक्तित्व के स्तर। इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। इद जो होती है इसको हम इदम बोलते हैं, ईगो को हम अहम बोलते हैं, सुपर ईगो को हम परा अहम बोलते हैं। जो हमारी इद है यानी इदम, देखिए हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो मैं इसको लाइन वाइज ही आपको समझाऊंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इदम जो होती है, देखिए इदम वाली जो हमारी फर्स्ट वाली पर्सनैलिटी है ना, इसके अंदर 3 टाइप की पर्सनैलिटी मैंने बताई, इद, ईगो, सुपर ईगो। फर्स्ट वाली इदम यानी यहां पे ना जो बच्चा है उसे सिर्फ ना प्लेजर से मतलब है, मतलब उसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपने सेटिस्फेक्शन यानी अपने प्लेजर, अपने आनंद से मतलब है। उसे सोशल पीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मोरालिटी नहीं होती उसके अंदर। अनको जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने मम्मी के साथ मार्केट में गया, उसने आइसक्रीम देखी, ठीक है। अब उसका मन क्या कह रहा है, मुझे तो ये आइसक्रीम लेनी है, चाहे जिद करके लूं, जैसे मर्जी लूं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो यहाँ खड़े होकर रोने लग जाना है, कोई जो मर्जी सोचे, मुझे क्या लेना उससे। बच्चा जो है उसके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, वो कैसे भी करके खानी है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो आइसक्रीम को ले ही लेगा, मतलब जैसे मर्जी करके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मतलब इसमें फर्क ना पड़ना, ये कौन सी है, ईद, यानी यहाँ प्लेजर से मतलब है बच्चे को अपने। नेक्स्ट है हमारा ईगो, अहम। यहां पे थोड़ा सा बच्चा क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल, वास्तविकता का सिद्धांत यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये कहां से निकला है, ईड से ही निकला है। मतलब उसमें तो बच्चे को प्लेजर चाहिए था, यहाँ प्लेजर भी चाहिए, यहाँ रियलिटी भी चाहिए, यहाँ आनंद भी चाहिए, और यहाँ उसे अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी। मतलब उसे लगेगा कि यहाँ समाज क्या सोचेगा, मतलब वो इसको इसके ऊपर वो हो जाएगा कि नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसे किया तो कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा। तो यहाँ पे ईगो जो है, ईद को क्या करती है, रेगुलेट करती है। मतलब यहाँ पे वो परमिशन लेगा कि मम्मी खा लूं क्या, मम्मी ले लोगे आइसक्रीम, दिलवा दोगे क्या, मतलब यहाँ परमिशन कहेगा कि अगर परमिशन लूंगा तभी तो अच्छा लगेगा खाने में, ना किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ईगो में क्या है, वो परमिशन मांगेगा। ठीक है। तो ये क्या है, वास्तविकता जो है सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, देखिए जो भगवान टाइप की पर्सनैलिटी होती है ना, वो सुपर ईगो वाली होती है। भगवान टाइप इन द सेंस इनके अंदर कूट कूट के जो है मोरल वैल्यूज भरी होंगी। जैसे होता है ना, मतलब इनको क्या है, सारी चीज बिल्कुल एक्यूरेटली होनी चाहिए, कोई भी गिल्ट नहीं आने देना कि मैंने आइसक्रीम ऐसी खा ली थी तो बाद में गिल्ट रह गया। तो इनमें क्या है, आइडियल सेल्फ, अदर स्वयं या कॉन्शियस, यानी इनर वॉइस इनकी कहेगी कि ये चीज सही नहीं है और आपको आइसक्रीम मम्मी की परमिशन के बिना नहीं लेनी है, तो ये नहीं लेंगे, अगर मम्मी दिलवाएगी तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ये होती है भगवान टाइप की पर्सनैलिटी, सुपर ईगो। अगर पेपर में आ जाए कि भगवान टाइप की पर्सनैलिटी कौन सी होती है, सुपर ईगो। जो इन दोनों के बीच की पर्सनैलिटी, मतलब बीच का रोल अदा करती है, वो है ईगो। और ईद क्या होती है, जहां प्लेजर से मतलब है, अपने कोई सोशल वैल्यू नहीं, कोई मोरलिटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना आनंद चाहिए। आइसक्रीम वाला एग्जांपल याद रखना। ईगो में क्या है, ईद से ही निकला है, प्लेजर प्लस रियलिटी। थोड़ा परमिशन मांगेगा कि मम्मा आइसक्रीम दिलवा खा लूं क्या, मतलब इस टाइप की पर्सनैलिटी कौन सी होती है, ईगो वाली। सुपर ईगो वाली गिल्ट में नहीं आने देना, सेल्फ कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस इनर वॉइस अगर कह रही है कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, तो कि तू मांग के खाए ऐसे, मतलब जिद करके खाएगा तो वो चीज गलत है, तो ये वाली पर्सनैलिटी हो जाएगी हमारी सुपर ईगो वाली। ठीक है। अभी आपको मैंने 2 चीजें पढ़ा दी इसमें, 3 प्रकार के मन, 3 प्रकार की पर्सनैलिटी, जो कि हमारे इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने दी थी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, अब इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं। ठीक है। स्टेजेस होती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, मतलब इसके अंदर कि क्या क्या जो रहती हैं हमारी साइको सेक्सुअल थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, उसमें जो स्टेजेस रहती हैं वो हमने अब इसके अंदर पढ़नी है। अब देखिए हमारे पास जो अब हम साइको सेक्सुअल थ्योरी पढ़ रहे हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत, यहाँ पे क्या है, आधार क्या है, मतलब इसका बेस यहाँ पे क्या है, मतलब सेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी काम या यौन प्रवृत्ति। यहाँ मतलब लिबिडो, क्या लिबिडो आपने वर्ड सुना होगा, इसके अंदर लिबिडो वर्ड आता है, उसमें मतलब क्या है, लव, अफेक्शन, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इसमें रहते हैं।
तो हमारे पास इसकी 8 जो मतलब ये स्टेज जो 5 स्टेजेस हमने इसमें पढ़नी है। सबसे नंबर 1 वाली है ओरल, दैट इज ओरल से ही आपको पता चला यानी मुख। ये 0 से 1.5 साल के बच्चे के अंदर होती है, 0 से 1.5 साल। इसमें जो है ना हर चीज बच्चा अपने मुख में लेना पसंद करता है, मतलब मुंह में लेना पसंद करता है। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको कोई भी दो वो हर चीज मुंह में डालते हैं। तो यहाँ पे जो लिबिडो रहता है वो माउथ रहता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो ओरल वाली स्टेज है उसमें लिबिडो क्या रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, माउथ। यानी बच्चे को ना मुंह से ही सब कुछ उसको प्लेजर मिलता है, मुंह में हर चीज लेने का उसका मन करता है, ठीक है। और सेकंड है एनल स्टेज यानी गुदा, 1.5 से 3 साल की एज में होती है। यहाँ बच्चा ना टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब जो बच्चा है वो अपने उसे पोटी सुसु रोकने में ना काफी मतलब अच्छा सा आनंद सा फील होता है, प्लेजर फील होता है। तो इसमें लिबिडो क्या रहता है, एनस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फेलिक स्टेज यानी लैंगिक, ये होती है 3 से 6 साल में। यानी यहाँ पे सेक्सुअल इंटरेस्ट ऑपोजिट सेक्स के, जैसे इसमें इसको जो इंटरेस्ट है इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है यानी मनोग्रंथि। इसके अंदर 2 आती हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को हिंदी में पितृग्रंथि मनोग्रंथि बोलते हैं, और ओडिपस को हम मातृ मनोग्रंथि। मतलब जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है यानी इसमें जो गर्ल्स हैं वो फादर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, और जो ओडिपस है यानी मातृ मनोग्रंथि बॉयज जो है मदर की तरफ, ठीक है। पितृ से यानी गर्ल्स पिता की तरफ अपोजिट, ठीक है। और ओडिपस में ओडिपस यानी मातृ मनोग्रंथि बोल रहा है, तो मातृ मतलब माता, यानी बॉयज जो है माता की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसमें लिबिडो क्या रहता है, जेनिटल पार्ट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं इनको अपने जैसे जेनिटल पार्ट्स को टच करना, ठीक है। तो इसमें जो लिबिडो रहता है वो जेनिटल पार्ट्स, बच्चे को अपने जैसे बच्चा अपने बार बार जेनिटल पार्ट्स को टच करता है, ठीक है, उसके साथ उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो नेक्स्ट वाली हमारी पर्सनैलिटी आ जाती है इसमें लेटेंसी, व्यक्तावस्था, जो 6 से 12 साल की उम्र में होती है। यहाँ विकास काफी तेज होता है, मेंटली, मोरली, सोशली यहाँ विकास काफी तेज रहता है, ठीक है। पियर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने जो बच्चे हैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है यहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाए डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग किसमें होती है, सुप्त यौन भावनाएं, मतलब यहाँ जो यौन भावनाएं जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होते हैं वो थोड़े स्टॉप हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है वो लड़का है, वो लड़का मेल के साथ खेलना पसंद करता है, और लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करती है। तो ये हमारा किस में होता है, लेटेंसी में, 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है ये। आगे जेनिटल जननांग, यहाँ पे क्या है 12+ एज में होता है। मेच्योर्ड सेक्सुअल फीलिंग, यहाँ पे जो आपके जेनिटल पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें 5 स्टेजेस पढ़ी, ओरल, 1 मिनट, ओरल, एनल, फेलिक एंड लेटेंसी एंड जेनिटल। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने एक एक चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से सारा यहाँ से लेके मतलब कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 2 से 3 बार खाली वीडियो भी सुन लेते हैं ना, तो मतलब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, और इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आता। मैंने हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आपको आप मेरा पढ़ाया मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड मतलब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो बेचारे थ्योरी की क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो उनको मटेरियल जरूर मिले। आप अपना खाली सोचेंगे तो दूसरों का नहीं सोचेंगे, तो कैसे आपका भी भला होगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।